नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपी महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्ष के नेताओं समेत अन्य लोगों ने भी आरोप लगाया। आरोप यह कि एप्पल ने आज देश भर में आधा दर्जन नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा, जिसमें चेतावनी दी गई कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया गया। केंद्र सरकार ने इस पर जवाबी हमला किया है। कहा है कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और विपक्ष के नेता नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। आलोक पांडे की रिपोर्ट। विपक्षी नेताओं के एप्पल अलर्ट शेयर करने के बाद से एक सियासी जंग शुरू हो गई है। अहम राज्य चुनाव से पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों के फोन हैक करने की कोशिश का अलर्ट आया है। इन चुनावों को 2024 आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने इस पर जवाबी हमला किया है। कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता बस आलोचना करना जानते हैं, वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एप्पल ने इन आरोपों पर बयान जारी कर कहा है कि हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। ये संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम असमर्थ हैं। वजह बताने से भविष्य में हैकर्स को बचने में मदद मिल सकती है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर एप्पल पर सवाल उठाए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल से इन अलर्ट पर सफाई देने को कहा है, क्योंकि एप्पल हमेशा सुरक्षित और गोपनीय होने के दावे करता है। पीयूष गोयल जी के पास भी यही नोटिफिकेशन गई है। समीर सरन जो एमपी भी नहीं है, उनके पास भी यही नोटिफिकेशन गया है। कई देशों के लोगों को भी ये नोटिफिकेशन मिला। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एप्पल को देना होगा। जैसे कि पहले अश्विनी वैष्णव जी और मैंने कहा था कि एप्पल खुद को हमेशा से ही एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बताता रहा है। उनको ये जवाब देना होगा कि क्या सच में सुरक्षित है। सरकार का कहना है कि वो हर नागरिक की गोपनीयता की सुरक्षा करने की प्रतिबद्ध है। कथित इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अपने नेताओं की जासूसी का आरोप लगाकर विपक्षी पार्टियों ने 2 साल पहले जबरदस्त हंगामा किया था और संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब ताज़ा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है सरकार ने तो अपनी तरफ से जांच का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे पर लामबंद होने की कोशिश कर रही हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। कल बीड़ में हुई हिंसा पर प्रशासन काबू पाने का दावा कर रहा है। हालांकि वहां धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन मराठा आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ है। शिंदे गुट के विधायक रमेश बोरनारे ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की आज आंदोलन के नेता और अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से बात भी हुई। मुख्यमंत्री शिंदे की फोन पर बात हुई, जिसे सकारात्मक बताया जा रहा है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के मूड में है। हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हो सकता है और महाराष्ट्र पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये जानकारियां सूत्रों के हवाले से आई हैं। उधर कर्नाटक में ओबीसी आयोग जल्द ही जातीय जनगणना रिपोर्ट सिद्धरमैया सरकार को सौंपने जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस रिपोर्ट को फिलहाल
सार्वजनिक करने के मूड में नहीं दिख रहे। कम से कम अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों तक तो वो इंतजार करना चाहते हैं। ओबीसी आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे यानी कास्ट सेंसस रिपोर्ट लगभग तैयार है और आयोग नवंबर में ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार को सौंप देगा। इस रिपोर्ट में क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं रिपोर्ट सौंप रहा हूं। जो जानकारी इस रिपोर्ट के बारे में मिल रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति और मुसलमानों की आबादी लिंगायतों और वक्कलिगा से ज्यादा है। यानी लिंगायतों और वक्कलिगा का वर्चस्व को लेकर जो आम धारणा है वो खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि इन्हीं दोनों जातियों की तरफ से दबाव की वजह से अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हिम्मत कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा, लेकिन अब दबाव मुस्लिम और अनुसूचित जातियों की तरफ से सरकार पर पड़ रहा है। इमीडिएटली एक्सेप्ट दी, सरकार को फौरन इस रिपोर्ट को स्वीकार कर इसे लागू करना चाहिए। स्टार्ट इमीडिएटली इश्यू एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट। दबाव में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है। बीजेपी जातीय जनगणना रिपोर्ट का विरोध कर रही है, लेकिन जेडीएस समर्थन। सिद्धरामैया खुद कुर्बा है यानी ओबीसी और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार वक्कलिगा। डीके शिवकुमार भी इस रिपोर्ट के बारे में खुलकर बयानबाजी से बच रहे हैं। सिद्धरामैया बीच का रास्ता निकालने में जुटे हैं। रिपोर्ट नवंबर या दिसंबर में मुझे मिलेगी, फौरन तो हम इसे जारी नहीं कर सकते। कैबिनेट के पास जाएगा और फिर एक प्रक्रिया है, उसके तहत तय होगा कि कब जारी करना है। बिहार के बाद कर्नाटका दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस जारी किया जाएगा। लेकिन कास्ट सेंसस के जारी होते ही इस राज्य का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बदलेगा। ऐसे में देखना है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कास्ट सेंसस को सार्वजनिक करने की हिम्मत दिखा पाते हैं या नहीं, या फिर इस सेंसस रिपोर्ट को वो किसी कैबिनेट की उपसमिति के सुपुर्द कर देंगे और इसे लोकसभा चुनावों के बाद जारी किया जाएगा। इस तरह की अटकलें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार यानी 2 नवंबर को ईडी ने शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी को आशंका है और बीजेपी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाने का कारण क्या है। क्या गुरुवार 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा सकते हैं जब वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी? भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी? तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। दिल्ली शराब नीति में घपले के आरोप को लेकर 16 अप्रैल को सीबीआई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस मामले में केजरीवाल किसी चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाए गए हैं। तो ईडी केजरीवाल से पूछताछ क्यों करना चाहती है? जांच एजेंसियों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र गवाहों और आरोपियों के बयान में आया। आरोपी विजय नायर केजरीवाल का करीबी था और उसने शराब कारोबारियों को बताया कि वो शराब नीति पर मुख्यमंत्री से चर्चा करता है। इंडो स्पिरिट के मालिक और आरोपी समीर महिंद्रू की केजरीवाल से फेस टाइम पर बात विजय नायर ने ही करवाई। जांच एजेंसी का दावा है कि इसमें केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर अपना बच्चा है, इस पर विश्वास करें और सहयोग करें। ईडी का दावा है कि मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ही उन्हें नई शराब नीति का नया ड्राफ्ट मिला। इसी रिपोर्ट में शराब का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन निजी हाथों में देने की बात पहली बार सामने आई। इस आधार पर ईडी पूछताछ करके इस मामले में केजरीवाल की भूमिका की कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी सीधे केजरीवाल पर हमले कर रही है। ये तो बड़े गहरे, सीधे और परिस्थिति जन साक्ष्य उपलब्ध है। लॉ में कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस एंड वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस।
तो ये दोनों उपलब्ध हैं। देश के इतिहास में आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया हो। क्या पहली बार ऐसा हो सकता है? जब तक अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ से निकलकर वापस नहीं आ जाते, तब तक ये चर्चा चलती रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और चुनावों की खबरें। विधानसभा चुनाव के बीच दल बदल का दौर जारी है। सीहोर से बीजेपी नेता जयपाल सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और भंवर जितेंद्र सिंह ने सभी को कांग्रेस में शामिल कराया और इस दौरान कमलनाथ ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोग सच्चाई का साथ देने के लिए कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। उन्होंने आलाकमान के साथ मुलाकात पर भी सफाई दी है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के दतिया जिले में कांग्रेस नेता और प्रदेश महासचिव अनिल भार्गव ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। बता दें कि दतिया से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र की मौजूदगी में अनिल भार्गव ने भाजपा की सदस्यता ली। अनिल भार्गव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे धोखेबाज पार्टी बताया और इससे पहले भी भानु ठाकुर, दिनेश शर्मा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और इस मौके पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा एक परिवार है। निवेदन करता हूं, आज जो आवश्यकता मुझे महसूस हुई, मुझे ऐसा लगा। उधर मध्य प्रदेश के चुनावों में फिलिस्तीन की एंट्री हो गई है, जहां इजरायली सेना ने हमास के घातक आतंकी हमले का बदला लेने के लिए गाजा में अपने जमीनी अभियान जारी रखा है। वहीं इसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की राजनीति में देखी जा रही है। जब ऐसी बातों का तबसरा लिखा जाता है तो हर छोटे से छोटी कोशिश गिनी जाती है। ये वीडियो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील खरगोन जिले का है और सत्तारूढ़ बीजेपी ने दावा किया है कि वीडियो में जिस महिला की आवाज सुनाई दे रही है वो कांग्रेस विधायक रवि जोशी की डॉक्टर बिटिया सुभिषी जोशी हैं। क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? क्या खरगोन बदलाव लाएगा? खरगोन कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? उसके बाद वक्ता ने वहां मौजूद लोगों से फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना के लिए 2 मिनट का मौन रखने की अपील की। पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा वो आतंकियों का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि 2 मिनट का मौन रखने में कुछ गलत नहीं है। पहले दिग्विजय सिंह, उसके बाद कमलनाथ और अब रवि जोशी, ये कांग्रेस का आंतरिक चरित्र है। कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, भारत के आधिकारिक स्टैंड के विपरीत ये हमास को सपोर्ट करते हैं। ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिससे ये आतंकवाद पनपता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आए तो जवाब दें अपने विधायक की करतूत पर। आज इनको अगर मासूम बच्चों के शौक के लिए अगर कोई 2 मिनट का मौन रखता है तो उसको ये गलत कहते हैं? ये बताएं, मरते हुए हजारों बच्चे किसी भी देश के हों, अगर उनके लिए 2 मिनट का मौन कोई रखता है तो क्या वो कोई अन्याय है, कोई गलत चीज है? जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पे वर्तमान में थे अब जाने वाले हैं कि मासूम बच्चे अगर मर रहे हैं, निहत्थे लोग मर रहे हैं, उसके लिए कोई अगर मौन रखना पाप है? कोई पाप नहीं है। इनका प्रोपोगंडा है, इनका प्रोपोगंडा नहीं चलेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग अमन चैन शांति चाहते हैं और जो निहत्थे लोग, जो मासूम बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए सारे लोग मौन रह के उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पिछले साल रामनवमी के मौके पर खरगोन में भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। खरगोन सीट से कांग्रेस विधायक और उम्मीदवार रवि जोशी कांग्रेस की सरकार बनने पर 2022 के खरगोन दंगों की दोबारा जांच कराने का वायदा करते नजर आ रहे हैं। तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे। 10 अप्रैल 2022 को खरगोन शहर में रामनवमी जुलूस पर हमले के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक मुस्लिम युवक इब्रिश की मौत हो गई और पुलिस सहित 3 दर्जन लोग घायल हो गए थे। अप्रैल 2022 खरगोन सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में अब तक लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा की वजह से खरगोन में लगभग 25 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था। खरगोन से मौजूदा विधायक कांग्रेस के रवि जोशी हैं।
उनके सामने 2018-2013 में विधायक रहे और 2018 में उनसे हार गए पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार खड़े हैं। वैसे 1 साल पहले खरगोन में दंगे हुए थे, उस वक्त मलहम लगाने कोई नहीं आया। इसे आप चुनावी मलहम समझ सकते हैं। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, इजहार खान और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मणिपुर के तेंग नावपाल जिले में संदिग्ध आतंकियों ने सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी है। संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। उस समय टीम वहां कंस्ट्रक्शन के काम को देखने पहुंची हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज एकता दिवस पर अमृत वाटिका की नींव रखी। इस वाटिका में देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी के लिए अमृत कलश यात्रा चलती रही। इसका आज समापन कार्यक्रम हुआ। मेरी माटी मेरा देश नाम के इस कार्यक्रम के जरिए देश के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।